Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the 4th standard term 1 English subject lesson number 5. Okay, so let's open it. Okay, dear students, this is the lesson number 5, Friends of the Trees. ठीक है, पेड़ों के कौन कौन से दोस्त होते हैं, ठीक है, आज हम इस लेसन में जानेंगे. ठीक, ओके, लुक इट, लेट्स रीड. इस लेसन को वैसे भी हमने स्टार्ट कर लिया था, बट फिर से एक बार इसे रिवाइंड कर लेते हैं. ठीक है, ओके, कम ऑन, लुक इट. There is a kind of beetle that lives under the bark of a tree. You know that जो ट्री के जो छाल होती है, बार्क मीन्स छाल, ट्री के बार्क के अंदर में एक प्रकार का बीटल, एक प्रकार के छोटे कीड़े रहते हैं, राइट. इट ईट्स द बार्क एंड स्लोली डिस्ट्रॉय द ट्री. जो बीटल्स होते हैं वो बार्क को, पेड़ की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसे खाते हैं और धीरे धीरे पूरे पेड़ को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. दिस इज द बार्क बीटल एंड इट इज़ एन एनिमी ऑफ आवर फॉरेस्ट. ठीक है, ये बार्क बीटल जो होते हैं एनिमी होते हैं फॉरेस्ट के, क्योंकि ये जो बीटल्स जो होते हैं धीरे धीरे करके एक पेड़ को, फिर दूसरे पेड़ को, फिर तीसरे पेड़ को ऐसा करके ख़त्म करते जाते हैं और इससे क्या होता है, पूरा जंगल धीरे धीरे ख़त्म होता है. इसीलिए बीटल्स को क्या कहा गया है, एनिमी ऑफ द फॉरेस्ट, एनिमी ऑफ आवर फॉरेस्ट, राइट. ओके, रीड टू फाइंड आउट हाउ द बार्क बीटल बिकम द एनिमी ऑफ द ट्रीज. अब इस लेसन को हमको पढ़ना है और ये जानना है कि आखिर वो कैसे ट्रीज के एनिमी होते हैं. ओके, कम ऑन. लॉन्ग एगो बार्क बीटल्स वर नॉट बार्क ईटर्स एट ऑल. बहुत समय पहले जो बार्क बीटल्स होते थे वो पहले बार्क नहीं खाते थे. दे लिव्ड इन द ग्रास एंड फेड ऑन इट. वे पहले घास में रहते थे. कहाँ रहते थे, घास में रहते थे और घास ही खाते थे. दे चूज अ लवली ग्रीन क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट एंड सेटल्ड डाउन देयर. वे क्या करते थे, बड़े बड़े जो मैदान होते थे फॉरेस्ट के बीच का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर पेड़ नहीं होते या छोटे छोटे पौधे भी नहीं होते, वहाँ सिर्फ घास होती है, उसे क्लियरिंग बोलते हैं. ठीक है, तो फॉरेस्ट के क्लियरिंग का हिस्सा वो चुनते थे और वहीं पर रहते थे. ऑल डे लॉन्ग दे फेड ऑन द ग्रास. लंबे समय तक उन्होंने ग्रास में ही अपने आप को फेड किया, वहीं से अपना भोजन प्राप्त किया. देयर वॉज प्लेंटी टू ईट. बहुत सारा था वहाँ पर खाने के लिए. बट लाइफ वॉज नॉट ऑलवेज गुड फॉर द बीटल्स. बट क्या होता है कि लाइफ हमारे साथ भी क्या होती है कि लाइफ हमारी एक जैसे नहीं चलती. इसी तरीके से बीटल्स के लिए ग्रास लैंड में, क्लियरिंग में खाने के लिए तो बहुत सारी घासें थी, मगर उसकी लाइफ उतनी अच्छी वहाँ पर नहीं थी. वहाँ पर एक डिफ़िकल्टीज़ आ गई थी. क्या डिफ़िकल्टीज़ आ गई थी, they had to be constantly alert for their worst enemy the woodpecker. वहाँ पर जो बेटल्स थे उनका एक दुश्मन था, बहुत ही बुरा दुश्मन था, वर्स्ट एनिमी था. कौन, वुडपीकर. वुडपीकर से उनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था. किनको, बीटल्स को. ठीक है, जो कि ग्रास लैंड में रह के ग्रास खाते थे, मगर अब यहाँ पर उनको वुडपीकर से बहुत ही सावधान रहना पड़ता था. Okay, well, from morning till night the woodpecker hunted the beetles. सुबह से लेके रात तक वुडपीकर लगातार बीटल्स की हंटिंग करता था. ठीक है, हंटिंग मीन्स शिकार करना. ठीक. वन डे, एक दिन, द वुडपीकर वॉज अ लिटिल टायर्ड. एक दिन जब वुडपीकर थोड़ा सा थका हुआ था, ही सेटल्ड ऑन द फुट ऑफ अ ट्री. वह एक पेड़ के नीचे पे बैठ गया. That grew close by the started to speak and started to speak. जो कि ठीक पास में ही उगा हुआ था and started to speak, और उससे बात करना शुरू किया. क्या बात करना शुरू किया, he said to the beetles in a shrill voice. वुडपीकर ने बहुत ही श्रिल मतलब तेज आवाज़ में बीटल से बात की. क्या कही, Why are you destroying that lovely green patch of grass? तुम इतने खूबसूरत ग्रास को क्यों ख़राब कर रहे हो. यू शुड बी पनिश्ड फॉर डूइंग सो. तुम्हें इस काम के लिए, तुम्हें ऐसा करने के लिए पनिशमेंट होना चाहिए, तुम्हें इस बात के लिए सज़ा मिलनी चाहिए. ऐसा किसने कहा,
वुड पीकर ने कहा किससे? बीटल्स से। ओके नेक्स्ट, श्योर यू शुड सेड द ट्री। ट्री ने भी कहा हाँ बिल्कुल तुम्हें इस बात के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ही एंड द वुड पीकर वर क्लोज फ्रेंड्स। वुड पीकर और ट्री बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। यू सी व्हेन द वुड पीकर सेड समथिंग द ट्री ऑलवेज एग्रीड। जब भी वुड पीकर कुछ भी कहता ट्री हमेशा उसको सपोर्ट कर देता था, उसकी बात के लिए हमेशा एग्री हो जाता था। राइट, द बीटल्स heard the woodpecker and the tree, but they said nothing in reply. How could they with their mouth full of grass? बीटल ने वुडपीकर की बात और ट्री की बात सुनी, मगर वो कुछ भी नहीं कहा रिप्लाई में। क्यों नहीं कहा? क्योंकि बोलता भी कहाँ से, उसके मुंह में, उसके माउथ में तो ग्रास भरी हुई थी। ठीक है, पूरी घास खा रहा था वो, इसलिए उसके मुंह में घास भरा हुआ था, इसलिए बोल नहीं सका कुछ भी। इस बात में और आगे बात बढ़ती है तो वुडपीकर बोलता है, वाई डोंट यू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द बीज एंड गैदर नेक्टर इंस्टीड। द वुडपीकर वेंट ऑन फ्लैपिंग हिज विंग्स। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वुडपीकर लगातार बोलता गया और उसने ये कहा कि तुम बीज की तरह, जिस तरीके से मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो नेक्टर से ठीक है नेक्टर गैदर करती हैं, फ्लावर्स के ऊपर से नेक्टर गैदर करती हैं, ऐसा तुम भी क्यों नहीं कर लेते? इट्स हेल्दी एंड गुड फॉर बोथ ऑफ द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये तो बहुत अच्छा होता है फ्रूट्स के लिए भी और फ्लावर्स के लिए भी, तो तुम नेक्टर गैदर कर लो फूल के ऊपर से। आई एम श्योर द बीज वुड बी हैप्पी टू शो यू हाउ टू डू इट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बीज काफ़ी खुश होंगी तुम्हें इस बात को बताने और सिखाने के लिए कि कैसे नेक्टर गैदर किया जाता है। ये बात किसने कहा? वुडपीकर ने कहा बीटल से। यस यस सैड द ट्री एज ऑलवेज एगर टू सपोर्ट हिज फीटर्ड फ्रेंड्स आस्क द बीज। ट्री ने तुरंत सपोर्ट करते हुए कहा, क्योंकि वो वुडपीकर का बहुत क्लोज फ्रेंड था, इसलिए ट्री ने भी उसके साथ सपोर्ट करते हुए हाँ हाँ बिल्कुल जाओ और बीज से पूछो। बट द बीटल वर नॉट गोइंग टू आस्क द बीज, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द गैदरिंग नेक्टर। मगर बीटल्स उसके पास नहीं जा रहे, बीज के पास नहीं जा रहे थे पूछने के लिए, क्योंकि वो नेक्टर गैदरिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। याद रखेंगे इस लाइन को, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन गैदरिंग नेक्टर। नेक्टर गैदरिंग में वो इंटरेस्टेड नहीं थे। दे ओनली विश्ड टू स्टॉप द वुडपीकर फ्रॉम हंटिंग दैम। उनकी केवल एक ही इच्छा थी, वो केवल यही बस चाहते थे कि वुडपीकर उनका हंटिंग बंद कर दे। राइट, एंड द बेस्ट वे टू डू सो वॉज टू आस्क द वुडपीकर फॉर अ सॉन्ग। अब इसके लिए सबसे अच्छा आसान तरीका क्या था? द बेस्ट वे टू डू सो वॉज कि हंटिंग बंद कर दे वुडपीकर। इसके लिए सबसे आसान तरीका था कि वुडपीकर के लिए सॉन्ग के लिए बोल देना कि वुडपीकर तुम एक गाना गाओ। द वुडपीकर ऑलवेज हेल्प्ड एनीवन हु आस्क्ड हिम फॉर अ सॉन्ग। यू नो, एक नेचर है वुडपीकर का कि जब भी उसको कोई गाना गाने के लिए बोलता था, ठीक है, तो वो गाना गाता था और उस व्यक्ति की मदद भी कर देता था। द ट्रूथ इज हिज सॉन्ग वॉज नथिंग बट श्रिल काविंग। ठीक है, इसका कारण ये था कि वुडपीकर की आवाज़ कोई सुरीली आवाज़ नहीं थी। ठीक है, वो बहुत अच्छा गाना नहीं गाता था, बट उसकी आवाज़ कैसे थी? कौवे की जैसी थी। बट ही थॉट इट वॉज हाईली म्यूजिकल। मगर वुडपीकर को लगता था कि उसकी आवाज़ बहुत ही म्यूजिकल निकलती है। When the Beatles asked for a song, the woodpecker burst out singing and forgot all about hunting them. एक बार क्या हुआ, जब बीटल्स ने बोला कि प्लीज़ आप गाना गाएंगे क्या वुडपीकर, तो वुडपीकर एकदम खुश हो गया और बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से, तेज़ आवाज़ में वो गाना गाना शुरू किया और साथ ही वो हंटिंग करना भी भूल गया कि वो आखिर किस लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो हंटिंग करता था बीटल्स की, अब वो हंटिंग करना बंद कर दिया। राइट, तो यहाँ पर बीटल्स ने अपनी चालाकी दिखाई। ठीक है, उसने वुडपीकर की कमजोरी को, कि वो सिंगिंग करना उसको पसंद था, तो उसने बीटल्स ने वुडपीकर को सिंगिंग में इंगेज कर दिया और
अपने आप को हंटिंग से बचा लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ये है कि इसके बाद क्या वुड पीकर लगातार सिंगिंग करते रहे, बीटल्स की हंटिंग बंद हो गई, फिर उसके बीच ट्री का क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इसके आगे के लेसन में बनी हुई हैं, लिखी हुई हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है डियर स्टूडेंट्स। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में आएगा। अभी आप इस लेसन को चाहें तो कंप्लीटली रीड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और इसकी मीनिंग मैं आपको कल श्योरली कल आपको इसको बता दूंगा। ओके, सो नाउ टेक केयर, स्टे एट होम एंड कीप स्टडी। थैंक यू।